हेलो फ्रेंड्स, सीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इस वीडियो में हम गांधी जी के प्रारंभिक दौर और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी महात्मा गांधी का जो पूरा नाम या वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ये पढ़ाई के दौरान ही 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से किया गया था, और जबकि महात्मा गांधी का आयु भी उस समय 13 वर्ष की थी। उनके जो पुत्र हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास, 4 पुत्र थे। और महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज को अपने 5वें पुत्र की उपाधि प्रदान की थी। किसको प्रदान किया था? जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र की उपाधि प्रदान की थी। भारत में उनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1889 से 91 तक ये इंग्लैंड में रहकर बैरिस्टरी की पढ़ाई की। कितना से कितना तक? 1889 से 91 तक इंग्लैंड में रहकर बैरिस्टरी की पढ़ाई की। 1891 में वे भारत आते हैं और भारत आने के बाद भारत में अपना वकालत शुरू करते हैं। और कहा जाता है कि भारत में उनका वकालत अच्छी खासी नहीं चली, लेकिन 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी का एक भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला से मुलाकात हो जाता है, जो कि दादा अब्दुल्ला का दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा चल रहा था। और उस मुकदमे के सिलसिले में दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि वह दक्षिण अफ्रीका आए और वहाँ अपना मुकदमा को देखे। तो इसी तरह 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद जब वे डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो इसी के दौरान मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर उनको जबरन उतार दिया गया। कहाँ पर? मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर जबरन उतार दिया गया। और वहाँ उनको पता चला कि किस तरह अंग्रेजों के द्वारा काले और गोरे रंग से भेदभाव किया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं देखा। गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो उनको प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की इजाजत नहीं दी गई, जो सफेद रंग के लोगों के लिए थे, और उनको जबरन मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर उतार दिया गया। और गांधी जी बड़े दुखित हुए और उन्होंने वही प्रतिज्ञा लिया था कि काले और गोरे रंग का जो विभेद चल रहा था, उनको किसी भी तरह से खत्म कर दिया जाए। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था 1894 में। 1903 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। यहाँ भी प्रश्न बनेगा कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा किया गया था 1903 में। 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा डरबन में किया गया। अभी भी ये आश्रम है और ये आश्रम में फीनिक्स ट्रस्ट के नाम से चलाया जा रहा है। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ प्रश्न कंफ्यूजन हो जाता है कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो 1906 ईस्वी में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछा जाए कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, तो 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। 1909 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की गई थी।
तो ये उनका प्रारंभिक दौर था और ये सारे काम यहाँ से लेकर 1893 से लेकर 1904 ईस्वी तक ये सारे घटना कहाँ के हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। और दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस लौटते हैं। कहा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे और 21 वर्ष तक रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे और इसी कारण 9 जनवरी को भारत में अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत आने के बाद भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाते हैं गांधी जी। और इसी समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जिसके कारण भारतीय लोगों के द्वारा उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी उनको कहा जाने लगा। 1916 में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। कब किया गया? 1916 में। हालांकि प्रारंभ में 1915 ईस्वी में यह सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था, बाद में सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया। और इसी के दौरान बिहार के चंपारण के राजकुमार शुक्ला से महात्मा गांधी का मुलाकात हो जाता है और राजकुमार शुक्ला गांधी जी से आग्रह करते हैं कि वह बिहार के चंपारण आए। और चंपारण में जो 3 कठिया प्रथा चल रही थी, 3 कठिया प्रथा के चलते वहाँ के किसान काफी नाराज थे और जिसके कारण महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया। महात्मा गांधी ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और 1917 में वे चंपारण गए और ये भारत में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो क्या होगा? 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। अगर भारत में पहला सत्याग्रह कहा जाए तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा के खिलाफ था। अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो 3 कठिया प्रथा चलाया जा रहा था, यहाँ पर कहा गया था कि 20 कट्ठा जगह में 3 कट्ठा जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है, इस पर नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे भारतीय किसान काफी परेशान थे क्योंकि नील के जो जड़ होती है ये बहुत गहरी तक जाती है, बहुत लंबी होती है, बहुत मजबूत होती है, जिसके कारण एक बार नील की खेती हो जाने के बाद वह भूमि बंजर हो जाती है और उस भूमि पर दोबारा किसी अनाज का पैदावार नहीं हो सकता है। इसी के कारण वहाँ के किसान काफी विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी ने 1917 में 3 कठिया को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया, जिसके कारण 25% तक का लगान माफ कर दिया गया और 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता प्राप्त होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि इनको प्रदान किया था। रविंद्र ठाकुर ने इसकी उपाधि प्रदान किया था, महात्मा की उपाधि इनको प्रदान किया गया था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन, वहाँ टेक्सटाइल मजदूर को बोनस नहीं मिल रहा था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने अहमदाबाद आंदोलन किया 1918 में और यहाँ पर इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल को सत्याग्रह के साधन के रूप में प्रयोग किया था। महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल कहाँ पर हुआ था? 1918 में अहमदाबाद आंदोलन के समय। 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ, जहाँ पर किसान लगान देने से मना कर रहा था। अनाज की अधिक पैदावार नहीं होने के बाद भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो जबरन टैक्स वसूला जा रहा था, इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। 1919 से 1924 ईस्वी तक ये खिलाफत आंदोलन चला। 1919 से 1924 ईस्वी तक खिलाफत आंदोलन चला। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की जो था ये जर्मनी का साथ दे रहा था और इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था।
लेकिन क्या हो गया था कि अंग्रेज सरकार के द्वारा भारतीय मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती कराया जा रहा था और अंग्रेजी सरकार ने भारतीय मुसलमानों को कहा गया था कि टर्की के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में वैसा नहीं हुआ। जब जर्मनी की हार हुई तो टर्की की भी हार हो गई। हार होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने टर्की के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण भारतीय मुसलमान नाराज थे और 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया। 1919 में ही रोलेट एक्ट पारित किया गया और रोलेट एक्ट में यह कहा गया कि किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाए और भारतीय इस एक्ट से नाराज थे, जिसके कारण भारतीय लोगों ने इसे काला कानून भी कहा। रोलेट एक्ट 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद अब गांधी जी भारत में एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुड़ गए और इन घटनाओं से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होती है और 1922 ईस्वी में समाप्त हो जाती है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ में ये कलकत्ता अधिवेशन में इस प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया और दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कर लिया गया। असहयोग आंदोलन अपना तीव्र रूप ले रहा था और इसी के क्रम में गोरखपुर के अंतर्गत एक आंदोलनकारी का नेतृत्व भगवान जो भूतपूर्व सैनिक थे भगवान अहिर कर रहे थे और इस प्रदर्शन के दौरान चौरी चौरा नामक घटना पर पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाई, जिससे नाराज होकर प्रदर्शनकारी ने चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने पर आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार सहित 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। हालांकि असहयोग आंदोलन बड़ी तीव्र रूप ले रहा था और लोग इसमें शामिल हो रहे थे। 11 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया। इनको समाप्त होने के बाद जो भारतीय नेता थे ये काफी नाराज हो गया था। कहा जाता है कि जब अपने चरम सीमा पर असहयोग आंदोलन पहुंच गई थी उसी समय इनको बंद कर दिया गया था, लेकिन गांधी जी ये सब नहीं माने और फाइनली असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के मध्य एक समझौता हुआ, जिसको गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना गया। इस पैक्ट में कहा गया कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है इस राष्ट्रीय आंदोलन को स्थगित किया जाएगा और जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था ये कांग्रेस के अंदर रहकर ये प्रांतीय क्षेत्र के विधान परिषद में अपना चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़कर ये सरकार के नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा। 1930 से 1934 ईस्वी तक सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने जो तत्कालीन भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके समक्ष 11 सूत्री मांग रखा, जिसमें नमक कर को हटा देना, भारतीय लोगों को आर्म यानी कि अस्त्र शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाना, सैनिक के खर्च को कम किया जाना, इस तरह की मांग रखा गया। लेकिन उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। उस मांग को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। उसी समय दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च किया गया, जिसमें 78 सहयोगी थे, 241 मील
और 385 किलोमीटर पैदल यात्रा किया गया था। हालांकि प्रारंभ में 78 सहयोगी थे, लेकिन जब दांडी पहुंचे तो दांडी पहुंचने के बाद इनकी संख्या बहुत अधिक हो गई थी। यहाँ पर नमक कानून को तोड़ा गया और नमक कानून को तोड़ने के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। इसी समय आप जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में पहला, 1931 में और 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण भाग नहीं लिया गया। और इस समय गांधी इरविन समझौता हुआ, और कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। आप याद रखेंगे इसको कि 5 मार्च 1931 को कौन सी समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इस समझौता के बाद गांधी जी ने कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और समझौता होने के बाद कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए थे, लेकिन उनके बात को, उनके मांग को ज्यादा नहीं ध्यान दिया गया, जिसके कारण नाराज होकर वापस लौटे महात्मा गांधी और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। पूना समझौता 1932 में हुआ। पूना समझौता 1932 में हुआ। ये पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये दलितों के प्रतिनिधि कर रहे थे, और इस सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, जिसके कारण उनको समाप्त करने के लिए पूना समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत जो 71 सीटें प्रदान की गई थी, 71 सीट प्रदान की गई थी, इनको 147 कर दिया गया था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि इनके लिए आरक्षित सीट बढ़ा दिया जाएगा। इसी को पूना समझौता कहा गया। 1940 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। इसको दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। 1940 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। इसको किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो समझौता के नाम से जाना जाता है। और इनके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के? तो कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे जवाहरलाल नेहरू भी थे। उसके बाद गांधी जी के द्वारा भारत में सबसे बड़े आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। गांधी जी के द्वारा जो भारत में अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन चलाया गया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन था। 1942 में प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाने के बाद जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे, इन सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में इनको कैद करके रखा गया। इन सारे नेताओं को कैद करके रखने के बाद भी ये आंदोलन कम नहीं हुआ और ब्रिटिशर्स को भारतीय लोगों के समक्ष झुकना पड़ा और फाइनली भारत को 2 देशों में विभाजित करके स्वतंत्र कर दिया गया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये महात्मा गांधी का जो प्रारंभिक दौर था, और 9 जनवरी 1915 में वे भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के दौरान ये विभिन्न आंदोलन के माध्यम से ये भारतीय राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ कुछ देखते हैं गांधी जी की प्रमुख उपाधियां। गांधी जी को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की गई थी, यह हम देखेंगे। गांधी जी को करमवीर भी कहा जाता था।
कुली बैरिस्टर, भंगी शिरोमणि, सेवाग्राम का संत, मलंग बाबा। केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था 1915 के आसपास, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। जुलू युद्ध पदक, बोवर युद्ध पदक, अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1914 में रंगून रेडियो से महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और तत्कालीन भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।